नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के इस खास सेशन में, जिसमें हम लोग आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी जी से संबंधित गांधीयन एरा। कैसे हैं आप? हाँ जी। हाँ भैया, मैं एकदम अच्छा हूँ मेरे प्यारे साथियों। और एक बालक है अपनी क्लास में, थोड़ा परेशान है। नाम है इसका दीपक, स्टेनोग्राफर। बेटा, तुम्हारी हरकत दीपक हम 2-4 दिन से नोटिस कर रहे हैं। तुम थोड़ा अब नॉर्मल हो गए हो, पगला से गए हो। हम नहीं चाह रहे कि हम तुम्हारी थोड़ी सी मतलब खुशामदीद कर दें, खामखा तुम जो है वो सुपर हिट हो जाओ क्लास में, है ना। तो थोड़ी अपनी हरकतें रोको, पढ़ाई पर फोकस करो। और ये जो फालतू के कमेंट बाजी लिखते रहते हो कि मैं सिंगल हूं, कि मैं डबल हूं, कि मैं चौपल हूं, इन्हें रहने दो बेटा, है ना। और मतलब कमेंट हम नोटिस कर रहे हैं, कई बार हम इग्नोर कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा तुम्हें बुरा ना लगे, है ना बेटा। रहने दो, काफी दिन से पढ़ रहे हो तुम, तो अपनी गतिविधियों को थोड़ा सा रोको बेटा। और ये फ्री की क्लास है नहीं, पैसा दे करके तुम बेइज्जती करवाओगे। इतना नादान प्राणी तुम्हें देख करके हमें अच्छा नहीं लगेगा। एक तो आदमी होता है जो फ्री में करवा लिया, तुम पैसा दे के भी बेइज्जती करवाओगे तो हमें फील गुड नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा कंट्रोल कर लो बेटा, है। चलो, तो शुरू करें मेरे प्यारे साथियों। हाँ भैया, सबको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने, हाँ, आयुष कई बार होता है। मतलब बालक जो है वो नादानी में सोचते हैं कि हमें नोटिस कोई नहीं कर रहा है। कई बार इसलिए भी आपको नहीं डांटते हैं घर वाले, कि घर के बड़े, कि हमारे मतलब जो बड़े भाई बहन है वो भी हमें इसलिए नहीं डांटते हैं कि छोड़ते हैं। नजरों की शर्म पर्याप्त है, लेकिन कई बार हम लोग उसी शर्म का नाजायज फायदा उठा लेते हैं, है ना। कोई नहीं, बालक है, समझा दिया गया है, आगे से गलती नहीं करेगा। तो चलिए साथियों, हम गांधी जी के बारे में गांधी कथा कह रहे थे, और आप लोगों को बहुत सारी बातें बताए थे कि भैया कहाँ से गांधी जी की शुरुआत हुई, क्या क्या उनके कार्य थे, कैसे गांधी जी जो हैं वो एक प्रकार से गांधी वाकई में गांधी बने। वो पूरा पूरा काम हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया था। आज हम बताने जा रहे हैं गांधी जी बनने के जो मुख्य मायने हैं। अगर जीवन में कहते हैं कि कुछ बनना है या ना बनना है, वो डिसाइड करता है इस बात से कि गांधी जी जो हैं वो 7 चीजें बताए गए थे, जिन्हें 7 सिन कहते हैं, है ना। 7 विकार कहते हैं जीवन के। जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। बहुत ही अल्टीमेट चीजें मैं सिखाने जा रहा हूं, और फिर इसके बाद में आज गांधी जी के बारे में जो बातें हैं वो फाइनली हम फिनिश करेंगे। कारण यह है कि गांधी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। दुनिया के बहुत सारे लोग आज तक इनके ऊपर रिसर्च ही कर रहे हैं, तो हम तो केवल 1-2 घंटे पढ़ करके अपनी तरफ से थोड़ा सा ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हाँ जी। तो मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि इंसानों के जीवन में 7 प्रकार के खतरे होते हैं, जिन्हें 7 सिन कहते हैं। अरे भाई, हाँ, 7 सिन यूपीएससी में तो क्वेश्चन आ रखा है इवन बेटा। रौनक, ये क्वेश्चंस वगैरह इंटरव्यू के बहुत पसंदीदा क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी, 1 मिनट। क्या है भाई हरीश, जल्दी बोलो बेटा, क्या जानना चाह रहे हो, जल्दी बोलो। मेरी भी सुन लो, ये तो लिख दिया, लेकिन सुनाओ तो सही क्या बोलना चाह रहे हो। और ज्यादा जरूरी ना हो तो क्लास के अंत में बोल लेना, हमें अभी क्लास खत्म कर लें। क्लास का टाइमिंग यही रहने वाला है, ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ भाई, जो बच्चे नए हैं वो समझ लें थोड़ा सा, हाँ ठीक है। जो नए विद्यार्थी हैं वो भी जान लें। ध्यान से सुनिएगा, जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, हमारी इस क्लास में आप लोगों को एक बार के लिए ये दिमाग में बिठाना होगा कि हमारी क्लास का जो कंटेंट है वो आपको 3 स्टार, हमारी क्लास के बगल में 3 डॉट दिखाई देंगे, वहां पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा, और वहां से कंटेंट आपका डाउनलोड हो जाएगा। 3 डॉट थ्योरी है, वो याद रखिएगा। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री बस इसके बाद ही आ रही है, कुछ इसके बाद ही आ रही है। आप मुझे बता दीजिए पहले क्या पढ़ना चाहेंगे, और कितना डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, ये भी सब मुझे बता दीजिए, ताकि उस हिसाब से, है ना। फिजिक्स पढ़ना चाहेंगे, अब बायोलॉजी तो हम खत्म करा चुके हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में पोल करवा लेंगे, लास्ट में एक बार बता दीजिएगा, जैसा कहेंगे हम वही चीज करवा देंगे, ठीक है। फुल डिटेल में, महीने भी बता दीजिएगा कितने महीने में खत्म करें, क्योंकि हमें लोड नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका अपना समय है, हमारा तो क्या है, हमारा तो टाइम चलता रहेगा, क्या दिक्कत है, बता दीजिएगा।
ठीक है, अभी फिलहाल के लिए रुक जाइए, पढ़ लें थोड़ा, फिर बाद में बतिया लेंगे। क्लास 40 मिनट पढ़ लीजिए, उसके बाद अपनी सलाह दे दीजिएगा। तब तक दिमाग में इन सब चीजों को बिठा लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, बता दीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बेटा पढ़िए। हाँ जी, बात की जा रही है सेवन सिन, यानी कि जीवन के अंदर 7 पाप किन्हें कहा गांधी जी ने, एक बार सुनिए। गांधी जी ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो बिना मेहनत के संपत्ति प्राप्त कर ले। बिना मेहनत के संपत्ति प्राप्त कर ले से मतलब हुआ, अपन कहते हैं ना कि इनके पापा जो थे बहुत बड़े आदमी थे और इनको विरासत में ये सब मिला है। अब मैं उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन बहुत सारे हमारे देश में इस प्रकार के लोग हैं जो कि इस वजह से नहीं कि वो खुद बहुत अच्छे या तो राजनेता हैं या अभिनेता हैं या बहुत अच्छे व्यापारी हैं, इसलिए हिट हो गए क्योंकि उनके पिताजी उनके लिए बहुत कर गए थे। तो नैतिकता के लिए, यानी आप जो आदमी की एथिक्स है उसके लिए महात्मा जी गांधी जी ने जो सबसे बुरी बातें बताई, उनमें कहा गया कि बिना परिश्रम के जो संपत्ति मिले वो एथिक्स के अनुसार नहीं होती, यानी कि वो किसी भी व्यक्ति को एथिकल नहीं होने देती। एथिकल के मतलब हुआ कि वो व्यक्ति कभी भी उसके साथ में वैसा मान मर्यादित व्यवहार नहीं कर पाता जैसा कि उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये परेशानी। जैसे आप लोगों से कई बार बचपन में आपके पेरेंट्स एक डायलॉग मारा करते थे, अगर याद हो, कि बेटा जब 4 पैसे कमाओगे तो पता चलेगा कि कितना मेहनत से पैसा आता है। क्योंकि अभी तो आपकी इच्छा होती है, हमसे बोल देते हो, और हम जो कहते हैं वो, मतलब जो तुम कहते हो वो हम पूरा कर देते हैं, लेकिन खुद कमाओगे तो पता चलेगा। याद है, वो यही थी गांधी जी का एथिक्स था जो हमारे घर वाले बतियाते थे। तो वो है परिश्रम बिना संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए। चलिए, हाँ, पैसे झाड़ पे उगते हैं क्या, बिल्कुल सही कह रही हो। इस प्रकार की बातें अपन लोगों को घर में सुनने को मिली हैं। दूसरा होता है विवेक बिना प्रसन्नता। हाँ भाई, आप खुश हैं लेकिन आपका जो कॉन्शियंस है ना वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है। कॉन्शियंस का मतलब क्या हुआ, कई बार क्या होता है, जैसे अधिकांश है आप में से कोई व्यक्ति, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि नशा करता होगा, लेकिन जितने भी व्यक्ति नशा करते हैं, अगर बाई चांस अपनी क्लास में भी कोई एक आध परसेंट ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे वो दारू का हो, चाहे कोई और पदार्थ का हो, जब वो नशे में होते हैं तो एक गलत प्रकार की, यानी कि एक ऐसा समझिए कि उन्हें इस बात का प्लीजेंट फीलिंग आ रहा होता है कि बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा फील हो रहा है, इसीलिए नशा कर लिया गया है। लेकिन जब वो नशे से बाहर निकलते हैं तो उन्हें बड़ी गिल्टी फील होती है। कोई भी नशा करने वाला, मैं मतलब बाई गॉड ग्रेस जब हम आईआईटी से पास आउट हुए हैं, इंजीनियर्स के बीच रहे हैं, बहुत लंबा समय सार्वजनिक जीवन में हो गया है, तो नशे करने वालों से भी मुलाकात हुई है। तो उन सबसे बात करके यही फील आता है कि नशा किया तब बहुत सही था, लेकिन उसके बाद में उनका कॉन्शियंस जो है ना, जब सुबह जगे तो उनको ऐसी फीलिंग आई कि यार ये तो बहुत गिल्टी काम कर दिया, ये करना नहीं चाहिए था, है ना। तो ये जो प्रवृत्ति है, हाँ, एक विद्यार्थी कह रहे हैं आपने किया है कभी? शुभम, बाय गॉड ग्रेस मैं इस चीज से बच गया। अब ये मतलब बनावटी नहीं है, मैं इस चीज का बहुत प्राउड फील करता हूं कि मेरे लिए असल में ऐसा हो गया था। कभी इस बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरे लिए अपने आप में इस बात का नशा था कि मैं नशा नहीं करता हूं, क्योंकि ये चीज उन लोगों के बीच में जहां बहुतायत में लोग ऐसे हों जो नशे को प्रमोट कर रहे हों, और आप जिद करके इस बात को लेकर बैठ जाएं कि मैं नशा नहीं करता हूं, तो वो अपने आप में एक नशा है उस बात को कैरी करने का। क्योंकि आपकी जिद जो है ना वो आपको घमंड दिलाती है इस बात का कि देखो मैं ऑड मैन आउट हूं, मैं इन जैसा नहीं हूं, क्योंकि जो सामान्य जनता है मैं वैसा नहीं हूं, इसका अपना एक गर्व होता है। मैंने वो गर्व जिया है और उसी की वजह से जो टीन एज होती है वो सक्सेसफुली निकल गई, तो बाद में अब कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसा कभी उस चीज का क्रेज नहीं हुआ। हालांकि ये सब बातें, बहुत से लोग हैं ऐसे जो नशा नहीं करते हैं। ठीक है, तो एनीवे, जो प्रसन्नता है, प्रसन्नता है अगर वो बिना कॉन्शियंस के है, अगर आपको मतलब आपका मन अलाउ नहीं कर रहा है लेकिन आप जो है फिर भी, अरे भाई, मैं मेरे गुला दुर्गा प्रसाद, आई एम गोइंग टू गिव ए कंप्लेंट अगेंस्ट स्टूडेंट्स हु डिस्क्रिमिनेट मी सर, आई वाज ह्यूमिलेटेड सर। अरे दुर्गा प्रसाद, कौन ह्यूमिलेट कर दिया तुमको यार? तुम गजब फुटेज खा रहे हो यार। कौन तुमको डिस्क्रिमिनेट कर दिया? हाँ, जबरदस्ती यार। सम स्टूडेंट्स, भैया इतने सारे विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, ये ह्यूमिलिएशन वगैरह तुम इतना जल्दी अगर सॉफ्ट कॉर्नर्ड होकर के ह्यूमिलिएट फील करोगे तो जिंदगी में भैया फिर मतलब बहुत तरह के लोगों से मुलाकात होगी। थोड़ा स्ट्रांग बनो, तुम बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। जैसे 8th 9th 10th में नहीं होता था कि सर इसने मुझे मोटू कह दिया, सर इसने मुझे लंबू कह दिया। वैसे बिहेव मत करो, पढ़ो ना आराम से यार, लोड काहे ले रहे हो? पढ़ाई लिखाई करो, अधिकारी बनो यार। फालतू में मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, कर लोगे कंप्लेंट, उसको कोई ब्लॉक कर देगा 2 दिन के लिए, क्या ही फालतू में लोड ले रहे हो? चिल बेटा, बड़े बनो, है ना।
मतलब एनीवे मैं तो बचपन से लेकर के ये नाम सुनता आया हूं। ऐसे तो फिर तो जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे गुरु। पढ़ो मस्त रहो, चलो। है ना भाई? तो ये हो गया, विवेक बिना प्रसन्नता की बात हो गई। हाँ, भाई सब अपने अपने प्यार से नाम देते आए गुरु, अपन को क्या ही दिक्कत है। जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना, देखो हमारे एक कहावत है, हालांकि ये क्लास के बीच में कहने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि माया तेरे तीन नाम, सुन लेना। माया तेरे तीन नाम, परसी परशो परसराम। ध्यान से सुन लीजिएगा। माया तेरे तीन नाम, परसी परशो परसराम। सुन लेना कि भाई जिसके पास धन होता है ना, जब धन नहीं था, जब आप काबिल नहीं थे, तो जिस व्यक्ति का नाम कभी परसराम हुआ करता था, लोग उसको परसी परसी करके बुलाते थे, ए परसी इधर आ, ए परसी इधर आ। जब थोड़ा बहुत उसके पास धन हुआ, तो उसको कहने लगे, अरे परशो, ए परशा इधर आ। लेकिन जब वो धनवान हो गया, लायक हो गया, तो उस आदमी को परसराम नाम से बुलाया जाने लगा। तो पहले अपने आप के अंदर एक विचार लेके आओ कि हम ऐसे काबिल बनेंगे कि इस शब्द के भी मायने बहुत होंगे। सबके अपने अपने नाम होते हैं बहुत सारे। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं, तुम्हारा नाम तो फिर भी मेरा गोला करके है। हमारे यहाँ तो इमरती देवी, जलेबी बाई, इस प्रकार के नाम होते हैं। हैं? मेरी दादी बुआ का नाम जो था वो क्या बोलते हैं, उनका नाम मूली था। अब ऐसे थोड़ी चिढ़ जाओगे इन बातों से। फालतू में यार, तुम बच्चों वाली हरकत कर रहे हो। तुम्हारे लिए बताओ 5 मिनट खराब कर दिए। हाँ भाई, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, होता है भाई, लाली, मूली, ऐसे ऐसे नाम होते हैं फालतू में। बचपन में तो जो जफ्ती जैसा दिखता था वैसे नाम बना दिया करते थे, चमेली, हाँ ऐसे नाम हुआ करते थे। ये सब फालतू की दिमाग चीज मतलब हो। चलो सुनो। हाँ भाई, तीसरी चीज है विवेक बिना प्रसन्नता, बता दी। चरित्र बिना ज्ञान। अब मान लीजिएगा आपने बहुत बार किस इस प्रकार के मतलब लोग, जो बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़े लोग जिन्हें हम कहते हैं, विद्वान लोग जिन्हें कहते हैं, है ना, जैसे कि आपको यदि याद हो तो आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए अपने भारत की तरफ से एक ग्रुप हुआ करता था, जो अपने दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे राकेश पचौरी। पचौरी साहब जो थे, वो नोबेल प्राइज जीती थी आईपीसीसी, जब वो आर के पचौरी आईपीसीसी के चेयरमैन हुआ करते थे। ठीक है? तो इतने बड़े आदमी, लेकिन उनके ऊपर जो है वो हरसमेंट का चार्ज लगा। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि ज्ञान अगर आपके पास चरित्र नहीं है, मतलब आप इतने बड़े आदमी हो गए। अभी जैसे नोबल के साथ भी हुआ था, कुछ दिन पहले साहित्य का नोबल रोक दिया गया था क्योंकि उस पैनल के ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट के चार्जेस लग गए थे। मतलब आपके पास ज्ञान है लेकिन आपके पास चरित्र नहीं है, आपका करेक्टर अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो ज्ञान भी व्यर्थ है। ज्ञान हो लेकिन चरित्र अच्छा हो। तो ये मानवता के अंदर तीसरा अच्छा बिंदु था कि अगर आपको ये पाप है जीवन के अंदर सबसे बड़े। ठीक है ना? चलिए आप करते हैं आगे की बात। हाँ भाई, अब सब शांति से पढ़ लीजिए बेटा, हो गया ना? हाँ दीपक, अब बेटा ठीक है बेटा। अब एक विद्यार्थी आपसे देखो कितना अच्छे से निवेदन कर रहा है कि किसी और दीपक का नाम खराब मत करो। तुम्हें अब ऐसी चीजें मिलने लग रही हैं, पढ़ो बेटा, नहीं तो हम फिर तुम्हें ब्लॉक करेंगे। तुम तो चैट ही बंद कर दो अब, ठीक है? हाँ जी, आगे सुनो। तीसरा, चौथा हो गया बेटा, नीति बिना व्यवसाय। यानी आप लोग जो है व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसमें एथिक्स का पालना नहीं कर रहे हैं। कैसे? कई बार आपने व्यापारियों को देखा होगा, बड़े बड़े, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे शहर के अंदर ही, मेरा शहर मिल्क के लिए जाना जाता है ना। लेकिन दिवाली के टाइम पे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अलवर के बड़े फेमस ब्रांड्स जो हैं, वो उसमें मिलावट करते हुए पाए जाते हैं क्योंकि वो उससे पैसे कमाना चाह रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो लोग पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो एक बात दिमाग में निकल के ऑटोमेटिक आती है कि यार इन्होंने व्यवसाय तो किया लेकिन एथिक्स, यानी कि सामने वाले के लिए ये भी केयर नहीं किया कि ये इससे जिंदा रहेगा, बचेगा, मरेगा, ये तमाम बातें है ना। तो राजस्थान सरकार के द्वारा तो फ्लैगशिप स्कीम चलाई गई है, शुद्ध के लिए युद्ध। इतना लोग मिलावट करके, दूध में मिलावट, इवन दूध में डिटर्जेंट मिला मिला के बेचते हैं, आप सोच के देखिए। तो आप व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन एथिक्स आपने साइड में हटा दिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। मानवता के बिना विज्ञान। आपने साइंस बनाई लेकिन उसमें मानवीयता नहीं थी। आपको याद होगा जब मैंने डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल के बारे में आपको बताया था, तो क्या कहा था कि अल्फ्रेड नोबल जो हैं वो डायनामाइट का आविष्कार किए, लेकिन एक ने उन्हें मौत का सौदागर कहा कि यार तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तुम मिसिंग हो। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति ने, यानी अल्फ्रेड नोबल ने, कसम खा ली कि अब मैं काम ही इंसानियत के लिए करूंगा, यानी मेरी संपत्ति जो है वो मानवता के लिए काम करने वालों के लिए समर्पित होगी। और तब से नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में विज्ञान तो हो लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हो। ऐसा कुछ भी, अब जैसे मान लीजिए कि चाइना के ऊपर ब्लेम लगा कि उसने कोरोना वायरस का आविष्कार किया। अब आप सोच के देखो कितने ही
अगर ऐसा हुआ कि कोरोना वायरस उसी की लैब से निर्मित हुआ था, तो है तो ये साइंस की घटना। अब अगर ये बात सही से प्रूव हो जाती है, अभी तक किसी ने प्रूव किया नहीं है, एलिगेशंस ही एलिगेशंस लगे हैं, तो अब जरा सोच के देखिए कि मानवता के प्रति ये कितना गलत कदम कहा जाएगा। करोड़ों लोगों की जान चली गई इस बीमारी की वजह से, है ना? तो अपने आप में फिर क्या निकल के आया कि यार ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, बिना मानवता के विज्ञान आए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। त्याग बिना धर्म, अब इसका क्या मतलब है? जैसे ना अपन में से बहुत सारे लोग, धर्म पहला तो होता क्या है? धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू हैं, कि आप मुस्लिम हैं, कि आप क्रिश्चियन हैं। पहली बात तो ये समझें, आप कुछ भी चीज धारण करें, धर्म कहा ही गया है जो धारणीय हो। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने किसी व्यक्ति के लिए कुछ कार्य करने का निर्धारण किया, हम में से समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग पुण्य तो कमाना चाहते हैं, पुण्य का मतलब अच्छा तो बनना चाहते हैं, गुड बुक्स में तो आना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत से मतलब हमको शारीरिक रूप से कष्ट ना मिले। आपने जैसे सिखिज्म में एक बहुत अल्टीमेट चीज देखी होगी कि वहां पर लोग जो हैं, आप किसी गुरुद्वारे में अगर जाएंगे तो लोग आपको भोजन कराएंगे और भोजन की जो थाली है ना, उस थाली को वो खुद से मांजने का प्रयास करेंगे। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि लोग जो आपके स्लीपर्स हैं, बूट हैं, जो आपके जूते हैं, उन्हें पॉलिश करने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? तो ऐसी स्थिति में वो अपने उन एथिक्स को बड़ा बनाने का कि भाई त्याग करके हम धर्म कमाएं, तो वो जो त्याग है ना, आपने कई बार देखा होगा, कई बार आपने अपने घरों में एक संस्कार देखा होगा कि आपसे पूजा पाठ जब आप घर में करते होंगे तो घर वाले एक लाइन बोलते हैं कि अरे बेटा भूखे पेट पूजा करना। रीजन कि आप अपनी तरफ से अगर किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो वो त्याग का रूप क्या है? वो भूख है, परिश्रम है। अब बहुत बार देखा होगा, बड़ी बड़ी यात्राएं करके लोग परिक्रमा करके ईश्वर की वंदना करने जाते हैं, पैदल यात्रा कर रहे होते हैं, किलोमीटर तक पैदल चल रहे होते हैं। तो वो धर्म जब त्याग के साथ होता है तो वो धर्म कहलाता है। अगर धर्म के समय अगर आपने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया तो वो धर्म धर्म नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद तीसरा है सिद्धांत विहीन राजनीति। सिद्धांत विहीन राजनीति, ये भी महात्मा गांधी ने 7वां चिन्ह बताया है। अब ये क्या हुआ? सिद्धांत विहीन राजनीति क्या होती है? आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टी आज के दिन में चुनाव जीतना सिद्धांत है, लेकिन पहले जो राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी वो अपने सिद्धांतों के साथ, जैसे कहते हैं कि अटल जी की जो सरकार है केवल एक वोट से गिर गई थी। अटल जी की जो सरकार है वो केवल एक वोट से गिर गई थी। अगर वो चाहते, अगर वो आज का समय रहा होता, आज जैसी राजनीतिक पार्टियां हैं वैसी रही होती, तो अटल जी कई समय तक शासन में रहते, क्योंकि कोई ना कोई तो तोड़ के अंदर आ ही जाता, है ना? लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि नहीं, मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा जिससे कि लोग मुझे याद करें गलत तरीके से। मेरा सिद्धांत है कि मेरे समर्थक मुझ मेरी विचारधारा में जो लोग विश्वास रखते हैं वो मेरे पास आए, मैं किसी को तोड़ने के लिए ना जाऊं। तो यह है सिद्धांत वाली राजनीति। तो आप पॉलिटिक्स करें, राजनीति करें, लेकिन उसमें भी एथिक्स हों। तो ये 7 चीजें थी और ये बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब गांधी जी के बारे में आपको ये सब बातें पता चलती हैं। ठीक है? हाँ जी। एक बालक है, उसका नाम है अभिषेक साधु। बेटा आपको हम ब्लॉक कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सब बातें जो हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? समझ में आ गई होंगी कि हमने क्या कहा आपसे, 7 सिंस किन्हें कहा, ये महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत ही अल्टीमेट बातें हैं जो आपको पता चलनी चाहिए। एनीवे, चलिए अब आगे की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर महात्मा गांधी जी के बारे में कल फिनिक्स आश्रम के बारे में बता चुके थे। इसी के साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों, फिर गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की भी स्थापना करी वहीं पर, यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी ने 1901 में यह मन बनाया था कि वो एक बार वापस इंडिया लौटेंगे। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी जी ने 1901 में भी ये मन बनाया था। ध्यान से सुनिएगा। हाँ भाई, बोलता रहूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी जी ने 1901 में यह मन बनाया था कि वो वापस इंडिया लौट चले, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय और नियति को जो मंजूर होगा वही होगा, और गांधी जी वापस यहां पर नहीं आ पाए। ऐसी स्थिति में उन्होंने कांग्रेस के साथ में संपर्क भी स्थापित किया।
ठीक है ना? और सबसे पहले जब वो आए तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा के अंदर ही पार्टिसिपेट किया। वो कुछ दिन के लिए गोखले जी से मुलाकात की। गोखले जी जो हैं, वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कंसीडर किए जाते हैं। उनसे उन्होंने पूछा कि मैं भाई भारत की राजनीति में आना चाहता हूं। तो गोखले जी ने उनसे कहा कि भैया अगर तुम भारत की राजनीति में आना चाहते हो तो एक काम करो कि आपको पूरे देश का पहले भ्रमण करना चाहिए। यानी गांधी जी को यहाँ के बारे में सच्चाई बताने के लिए गोखले जी ने ही उन्हें सजेस्ट किया था। और अब यहीं से मेरे प्यारे साथियों गांधी जी ने निर्धारित किया कि अब वो तृतीय श्रेणी के डब्बे में ही यात्रा किया करेंगे। यानी कि थर्ड क्लास जो बोगी है उसी में सफर करेंगे और लोगों की, गरीबों की तकलीफें जानेंगे ताकि वो खुद भी उनके अनुरूप ढल सकें। ठीक है। कहते हैं कि यहां पर मेरे प्यारे साथियों गांधी जी ने वकालत की भी प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो चल नहीं पाई थी। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों ये सारी की सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों को गांधी जी के बारे में बताई। इसके बारे में कहते हैं कि गांधी जी को जुलू मेडल भी मिला था क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज अधिकारियों ने कुछ जुलू जनजाति के लोगों को मार दिया था। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी के द्वारा जुलुओं के फेवर में भी काम किया गया था, तो उनके सम्मान में जुलू मेडल उनको दिया गया था। ये सब बातें उनकी अफ्रीका से संबंधित बातें हैं। ठीक है ना? ऐसा भी कहते हैं कि गांधी जी से ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो काफी रूप से काफी ज्यादा प्रेरित थे। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा था कि अगर हो सके तो आप भी हमारे सरकारी सेवाओं में पार्टिसिपेट करिए। गांधी जी ने उनसे मना कर दिया था कि नहीं भाई, हम किसी भी प्रकार की आपकी सेनाओं में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है ना? और ऐसा कहते हैं कि गांधी जी जो थे, जब अफ्रीका में थे तो बहुत सारे ऐसे कार्य किया करते थे जो कि अंग्रेजों को मानवता के आधार पर बड़े उचित लगते थे कि यार ये व्यक्ति जो है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहुत सारे कार्य करता है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों में भी गांधी जी के लिए बहुत ज्यादा एक प्रकार का भाव था, एक प्रकार का विचार था कि ये व्यक्ति जो है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काउंट किया करते थे। ठीक है बेटा? चलिए अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसा मतलब कानून था जिसको लेकर के गांधी जी ने 2 महीने तक सत्याग्रह किया था। क्या था? अगर आप गांधी मूवी देखेंगे तो इस चीज को भी वहां पर प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। एक मिनट रुको बेटा। हाँ जी। हुआ क्या था मेरे प्यारे साथियों कि ट्रांसवाल करके एक जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर। वहां की सरकार ने एक नियम बनाया और वो ये था कि जिन भी लोगों की शादी को 8 साल हो चुके हैं, वो मतलब 8 वर्ष से अधिक आयु का अगर कोई भी भारतीय, इंडिया का, भारत मतलब इंडियन जो है वो अगर साउथ अफ्रीका में रह रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ में उसे अपने अंगुलियों के निशान देने होंगे और वो जो सर्टिफिकेट है वो उसे एनी टाइम अपने पास रखना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से आपका साउथ अफ्रीका में रहने का एक क्या कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट इशू किया गया जिसमें कि आप लोगों के फिंगरप्रिंट लगा करके एक डॉक्यूमेंट आपको एनी टाइम साथ में रखना कंपलसरी कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा डिस्क्रिमिनेटेड था जैसे कि आप इंडिया में रह रहे हो, अब इंडिया में रह रहे हैं और आप अपना एनी टाइम अपना पहचान पत्र साथ लिए घूम रहे हैं क्योंकि सरकार आपको इंसान नहीं मानती, उस चीज को जो कार्ड है उसको अपना सब कुछ मानती है। तो इस चीज के खिलाफ गांधी जी ने काफी ज्यादा प्रदर्शन किया और इवन ऐसा भी हुआ कि 1908 में, आप मूवी के अंदर इस दृश्य को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि उन्होंने बकायदा इन कागजों को आग लगा दी थी और आग लगा करके इस कारण से गांधी जी को जेल भी भेजा गया था। 2 महीने तक गांधी जी जो है वो जेल में रहे थे। बेटा आधार कार्ड जो है ना, आपको रास्ते में चलता हुआ कोई भी पुलिस वाला, आप अगर सामान्य गति से चल रहे हैं या कोई भी ऐसा नियम नहीं तोड़ रहे हैं तो आपसे आधार कार्ड कोई नहीं मांगता है। आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मांगता है ना, वोटर आईडी कार्ड मांगता है। भाई आप किसी सरकारी सेवा को यूज करना चाह रहे हैं तो पहचान के रूप में, ताकि उसका मिसयूज ना हो जाए, एक ही नाम से 100 लोगों तक वो सेवा ना पहुंच जाए तो मांगते हैं। अगर आपने कभी ड्राइविंग में कुछ गलत किया हो तो ड्राइविंग लाइसेंस भले ही मांगता हो लेकिन आपसे कभी पहचान पत्र नहीं मांगता है। लेकिन वहां ऐसा था। ठीक है ना? तो कंफ्यूज ना करें, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है और वो बिल्कुल सही भी है। ठीक है बेटा? तो मेरे प्यारे साथियों कहते हैं कि गांधी जी ने जो है वो उस समय पर अहिंसक आंदोलन किए और गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन के लिए उनको मतलब उनको जेल भेज दिया गया था। और ऐसा कहते हैं कि गांधी जी के इस अहिंसात्मक प्रयास से कि जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे ले लो। अच्छा, आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इन शब्दों का मीनिंग नहीं पता है, लगते तो बहुत आसान है, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह किया होगा। होता क्या है सत्याग्रह? सत्याग्रह का मतलब है जो सही है उसके लिए अडिग रहना, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। अहिंसात्मक तरीके से मतलब देखो दो तरह की बातें होती हैं। कई बार आपने बचपन में अपने साथ या आज भी ऐसी चीजें फील की होंगी।
मान लीजिए कि आप में से किसी को लगता है कि ये कार्य मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, आप कन्विंस हैं कि ये सच नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन उस कन्विंस होने के बावजूद भी आप लोग अपनी बात को करने के लिए उग्र हो जाते हैं। जैसे कई बार मान लीजिएगा कि आपके किसी छोटे भाई बहन ने आपकी पुस्तक छीन ली या किताब फाड़ दी। अब आपका सत्य तो यह है कि वो किताब आपकी है और फाड़ उसने दी है। आपका गुस्सा आया, आपने एक फनफनाता हुआ लाफा लगाया, उसके लगा दिया। बाद में रिग्रेट भले ही किया हो, लेकिन आपने गुस्सा जाहिर कर दिया और माताजी पिताजी ने पूछा कि क्यों मारा, तो आपके पास एक लॉजिकल आंसर था कि इसने मेरी किताब फाड़ी। यानी कि आप दंड देने वाले व्यक्ति हो गए। टेक्निकली आपने जो किया वो सत्य था, लेकिन आपने हिंसा का सहारा लिया। ऐसी ही स्थिति पर सत्याग्रह कहता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो यहां पर आपको अहिंसात्मक रूप से अपना प्रतिरोध दर्ज कराना है। बोले सर वो तो मेरी किताब फाड़ता ही रहेगा। तो कहते हैं कि गांधी जी की अहिंसा को समझने के लिए पहले व्यक्ति को बौद्धिक रूप से बहुत उच्च होना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी बात समझ में आएगी। कैसे? मैंने कई बार क्लासेस में ये बात समझाई है, कुछ नए विद्यार्थी होंगे शायद उन्हें ये बात समझ में ना आए, ध्यान से सुने। हाँ जी, बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, आपको भी समझा देता हूं ताकि भविष्य में आप गांधी जी के प्रति थोड़ी सम्मान की भावना रख पाए। असल में क्या होता है बच्चों, आज अगर आपको घर में समझाने वाला व्यक्ति वो हो जो बड़ा हो मतलब ऐसा बड़ा हो कि उसका ये मन में आपके भय हो कि यार अगर इसकी बात मैंने नहीं मानी तो ये मेरे चमका देगा, यानी कि ये मेरे लाफा लगा ही देगा। ध्यान से समझना, दो बातें इस प्रकार से समझने का प्रयास करिए, गांधी जी की बातें स्वतः ही समझ में आ जाएंगी। अहिंसा का मीनिंग क्या था? अक्सर मैं एक पंक्ति यहां पर दिनकर जी की बोलता हूं कि गांधी जी की जो पंक्ति है उसको दिनकर जी ने कुछ यूं कहा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन वश विषहीन और सरल हो। गांधी जी की अहिंसा जो है वो इस प्रकार की अहिंसा है कि आप समर्थ हैं, समर्थ होने के बाद किसी को माफ कर रहे हैं। अगर आप असमर्थ हैं, यानी कि आप थप्पड़ मार सकते हैं लेकिन थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, आप डरा करके चुप करा दे रहे हैं कि देख मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, मान जा। यानी कि सामने वाले को ये डर है कि यार थप्पड़ मार सकता है, बस मार नहीं रहा है, केवल प्यार से समझा रहा है। ये है अहिंसा। तो सत्य के लिए अहिंसा का साथ वही व्यक्ति ले सकता है जिसके पास वाकई में पावर हो। तो अहिंसा शोभा किस पे देती है? जो काबिल हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई व्यक्ति काबिल नहीं है और ऐसी स्थिति में, अब आप पूछेंगे कि अंग्रेजों ने अहिंसा का डर क्यों बैठाया मन में? अंग्रेजों को पता था कि हमारी मुट्ठी भर आबादी है, मतलब हजार लाख लाख 50,000 उनकी आबादी है। अगर इंडिया की करोड़ों जनता अगर एक एक पत्थर भी उठा के मारने लगी तो हम लोगों का यहीं पर दफन हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने अपना संगठन तो दिखाया लेकिन कभी भी पत्थर नहीं उठवाया। गांधी जी की जो अहिंसा थी उसका परम उद्देश्य, आप जितना ज्यादा बड़े होते चले जाएंगे उतना ज्यादा गांधी जी को इज्जत देते चले जाएंगे। आपको जब यह समझ में आएगा कि इतनी बड़ी आबादी को गांधी जी ने ये कहा, उनकी जो लाठी थी ना, असल में वो लाठी चलाने के लिए नहीं थी, वो एक सिंबॉलिक थी। उसके ऊपर भी रिसर्च होता है कि गांधी जी लाठी चला के जबरदस्ती लेते थे कि धमकाने के लिए लेते थे। कहते हैं कि गांधी जी की लाठी गांधी जी का सहारा थी, लेकिन कई लोगों ने इसके मायने अलग निकाले। उन्होंने कहा कि लाठी ये समझाती थी कि देख मुझे कमजोर मत समझना, मेरे पास लाठी है लेकिन मैं चला नहीं रहा हूं क्योंकि मैं तुझे कमजोर मानता हूं। अभी तू इस गलत फहमी में है कि तेरे भय से हम लोग डरे हुए हैं, लेकिन हम लोग अगर ऐसी ही एक एक डंडी उठा लिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं समझा रहा हूं, विरोध प्रदर्शन कर रहा हूं, चले जाओ, मान जाओ। तुम नहीं मानोगे तो इतनी बड़ी आबादी है कि तुम खत्म हो जाओगे। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? तो ये थी मेरे प्यारे साथियों गांधी जी की अहिंसा, जिसे आपको समझना बहुत जरूरी होगा। जो लोग कहते हैं कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, नहीं, ये व्याख्या गलत है। गांधी जी ने हिंसा का सहारा नहीं लिया, गांधी जी ने अपने विचारों में परिवर्तन इस बात का किया कि अब तब तक हम नहीं रोकेंगे अपने आप को जब तक ये लोग नहीं चले जाते। देखिए, दोबारा समझने का प्रयास करिए, करो या मरो का मतलब यह नहीं था कि जहां अंग्रेज मिले उन्हें मार दो, काट दो, पीट दो, नहीं। आप क्विट इंडिया मूवमेंट अगर उठा के देखते हैं तो उस समय पे भी बहुत सारे कांग्रेसी, इवन गांधी जी तो डे वन पे ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। बहुत सारे मतलब जो शिक्षक वो थे, नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया, किसी को भी नहीं मारा गया, कोई हिंसा हुई नहीं। इसका मतलब यह था कि गांधी जी ने कहा था कि अब हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम आजादी नहीं प्राप्त कर लेते। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है?
हाँ, लोग इज्जत क्यों नहीं करते? एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा गांधी जी की लोग इज्जत क्यों नहीं करते? बेटा, जो लोग इज्जत नहीं करते वो लोग कमजोर हैं। देखो, 2 बातें होती हैं। जो व्यक्ति अंदर से कमजोर है वो अपनी ताकत को समझ ही नहीं पाएगा। मैंने आपसे एक लाइन बोली, आप जितने बड़े होते चले जाएंगे, उतना ज्यादा गांधी जी को समझेंगे। कोई भी